हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम आज रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। वो भी किसके लिए? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर के रूल्स के बारे में देखेंगे। तो आपका आज के इस टॉपिक का हेडिंग है, वो है रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर के रूल्स के बारे में, ठीक है, रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर, जिनमें से सबसे पहला है वो है आपका ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस। ठीक है, सबसे पहला है ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस, यानी कि आयंस के नेमिंग के लिए आपको कौन सा ऑर्डर यूज करना होगा। जब भी कभी हम आयनिक कॉम्प्लेक्स की बात करें तो पॉजिटिव आयन यानी कि जो कैटायंस हैं, इनके नेम को सबसे पहले लिखा जाता है, फॉलोड बाय द नेम ऑफ नेगेटिव आयन यानी कि एनायन, यानी कि सबसे पहले कैटायन की नेमिंग की जाती है और उसके बाद जनरली हम क्या करते हैं, एनायन की नेमिंग करते हैं। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट कैटायन देन एनायन। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि हमारे पास है K4 FeCN6, यानी कि ये आपका है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसमें अगर आप देखेंगे तो 4K प्लस और प्लस FeCN6 4 माइनस, इसमें ये आयोनाइज हो सकता है, इस फॉर्म में आयोनाइज हो जाएगा। तो पोटेशियम पे क्या है, पॉजिटिव है, और स्फीयर पे कैसा है, नेगेटिव है। तो हम सबसे पहले पोटेशियम लिखेंगे, क्योंकि हमें एनायन का कैटायन का नेमिंग पहले करना होता है और फिर हम किसका करेंगे, एनायन का। तो सबसे पहले नाम लिखेंगे यहाँ पे पोटेशियम, सबसे पहले नाम होगा पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम के बाद फिर हम एनायन की नेमिंग करेंगे, यानी कि एनायन में पूरा का पूरा ये पार्ट आएगा और इस पूरे पार्ट की नेमिंग करने पर हमको मिलेगा हेक्सा साइनोफेरेट सेकेंड, हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। तो पूरा नेमिंग क्या हो गया, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, ये पूरा का पूरा यहाँ पे नेमिंग है। ठीक है, चलिए, ये तो नेमिंग करने का तरीका हो गया। मतलब अगर हमारे पास आयंस हैं तो नेमिंग का ऑर्डर आयंस के लिए हम कैसे करेंगे, सबसे पहले कैटायन, ये पूरा का पूरा कैटायन, और फिर जो एनायन का पोर्शन है उसको हम बाद में करेंगे, और दोनों को यानी कि दोनों के बीच में स्पेस रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर यहीं पे नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्सेस हो, यानी कि ये तो आयनिक कॉम्प्लेक्सेस थे, आयंस में टूट गए, लेकिन अगर नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्सेस हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने भी बताया फॉर आयनिक कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, फॉर आयनिक कॉम्प्लेक्सेस, लेकिन अगर नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्सेस हों तो ऐसे समय में, या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस हों तो इनका नेमिंग वन वर्ड में करते हैं, यानी कि बीच में किसी प्रकार का गैप नहीं देते। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं फॉर नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्सेस, फॉर नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्सेस वन वर्ड नेमिंग नो स्पेस, यानी कि किसी प्रकार का स्पेस नहीं होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे CONS3 3Cl3, ये पूरा का पूरा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स है, और इसकी नेमिंग करते समय आप यहाँ पे किसी भी प्रकार का स्पेस नहीं रखेंगे, और नेमिंग इसका है ट्राईएमीन ट्राईक्लोरो कोबाल्ट थर्ड। ठीक है, इसका नेमिंग है ट्राईएमीन, ठीक है, क्या नाम है, ट्राईएमीन ट्राईक्लोरो या क्लोराइडो। ठीक है, और नेमिंग में यहाँ पे कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्ट रोमन में ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि थर्ड। तो ट्राईएमीन यानी कि NH3, जिसका हमने लिगेंड का नेमिंग बताया था कि यहाँ पे कितना होगा,
3 है तो ट्राई लिखेंगे और नाम क्या होगा, एमाइन होगा। Cl है तो Cl यानी कि नेगेटिव लिगेंड के अंतर्गत, मोनोडेंडेट लिगेंड के अंतर्गत आता है, और उसको क्लोरो या क्लोराइडो लिखते हैं, तो क्लोरो या फिर क्लोराइडो लिख सकते हैं। जब चार्ज नहीं है तो सीधे सीधे नाम लिखा जाता है कोबाल्ट, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो यहाँ पे आयरन की जगह हमने फेरेट लिखा है, लैटिन नेम में उसके हम क्या लिख देते हैं, 8 को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ कोबाल्ट है। और साथ ही साथ यहाँ पे नाम क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर में 3rd रोमन में लिखा गया, जो कि ऑक्सीडेशन नंबर बताता है किसका, सेंट्रल मेटल एटम का। तो ये हो गया, और इसको हमने एक साथ लिखा है, कहीं पे भी स्पेस या गैपिंग नहीं दी है, 1 वर्ड में लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेमिंग द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। ये तो ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस था, अगर आयनिक है तो सबसे पहले कैटायन फिर एनायन, लेकिन अगर नॉन आयनिक है तो 1 वर्ड में लिखा जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे रूल के अंतर्गत सेकेंड रूल वो है नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स स्फीयर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स स्फीयर की नेमिंग कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब भी कभी हम कोऑर्डिनेशन एंटाइटी की नेमिंग करते हैं तो नंबर और नेम्स ऑफ लिगेंड्स को पहले लिखते हैं, ठीक है। नंबर और नेम्स ऑफ लिगेंड्स को पहले लिखते हैं और बाद में हम सेंट्रल मेटल आयन के नेम को लिखते हैं, ठीक है। बाद में हम सेंट्रल मेटल आयन के नेम को लिखेंगे, यानी कि सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ लिगेंड लिखा जाता है, ठीक है। सबसे पहले नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड, फिर इसके बाद नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, फिर इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर इसके बाद क्या लिखा जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा जाता है, ठीक है, जो कि रोमन न्यूमेरिकल में लिखा जाता है, ठीक है। और जब भी कभी हम लिगेंड का या एक तरीके से नेम ऑफ लिगेंड, नंबर या फिर सेंट्रल मेटल एटम का नेम और ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं तो इनमें लिखते समय किसी भी प्रकार का स्पेस नहीं दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमने लिखा FeCN6 4-, ठीक है, मैंने ये लिखा। तो इसकी नेमिंग के दौरान अगर आप देखेंगे तो नेमिंग के दौरान पूरा नाम एक साथ लिखना है, नंबर और नेम ऑफ लिगेंड। तो सबसे पहली बात 6 नंबर है तो 6 के लिए हेक्सा, नेम साइनो यूज होगा, हेक्सा साइनो, ठीक है। फिर सेंट्रल मेटल एटम नेगेटिव है तो इसलिए यहाँ पे 8 लग जाएगा, तो नाम हो गया फेरेट। और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट Fe पे 2+ होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 2 है, ठीक है, फेरेट आयन लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा नेमिंग एक साथ लिखा गया, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। चलिए, नेमिंग ऑफ लिगेंड आपको बता चुका हूँ, ठीक है। कब एनायनिक के लिए कौन सा करेंगे, ठीक है, कैटायनिक के लिए कौन सा, न्यूट्रल हो तो क्या नेम देंगे, ठीक है। यहीं पे ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ लिगेंड्स अगला है नंबर 3, ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ लिगेंड्स, ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ लिगेंड्स में ये ध्यान रखना है कि जनरली हम नेम जो है लिगेंड्स की जो नेमिंग करते हैं उसे हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में करेंगे, और जनरली डाई ट्राई टेट्रा यानी कि जो प्रीफिक्सेस होते हैं इनको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। जब भी कभी हम नेमिंग लिखेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगेंड्स किस ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिकल, जैसे कि कोबाल्ट NH3 3Cl3, इसकी नेमिंग अगर हम करनी है तो पहली बात तो ये समझिए ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का अगर हम नेमिंग करें या इस तरीके के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेमिंग करें तो सबसे पहले हम लिगेंड का नेम लिखेंगे। लिगेंड का नेमिंग लिखते समय पहली बात तो ये समझना होगा NH3 क्या है, अमोनिया, इसका नेमिंग एमीन होगा, और Cl यानी कि क्लोराइड जिसका नेमिंग क्लोरो होगा। एमीन है तो A से स्टार्ट होगा और C, क्लोरो है तो C से स्टार्ट होगा, इसलिए पहले हम इसका नेमिंग लिखेंगे।
तो लिखेंगे ट्राई एमीन, फिर ट्राई क्लोरो, गैपिंग नहीं देना है, स्पेस नहीं देना है, कोबाल्ट, क्या है, ट्राई एमीन ट्राई क्लोरो कोबाल्ट, ठीक है। थर्ड ट्राई एमीन ट्राई क्लोरो कोबाल्ट थर्ड के नाम से हम इसको जानेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ लिगेंड। अल्फ़ाबेटिकल है, पहले ए अल्फ़ाबेट आया और फिर सी अल्फ़ाबेट बाद में, तो इसलिए नेमिंग लिगेंड्स का इसी हिसाब से हम लोग करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स जो है यानी कि नंबर ऑफ लिगेंड्स को हम जनरली क्या करते हैं, डाई, यानी कि डाई है तो 2, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ लिगेंड डाई कितने के लिए, 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए, टेट्रा जनरली 4 के लिए, ठीक है। ऐसे ही पेंटा 5 के लिए, हेक्सा 6 के लिए। जनरली हम नेमिंग में प्रीफिक्सेस का यूज करते हैं, ठीक है। और अगर पॉलीडेंडेट लिगेंड्स होते हैं तो उनकी नेमिंग हम जनरली ब्रैकेट में लिखकर करते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास है एथिलीन डायमीन, तो एथिलीन डायमीन लिखते समय हम क्या किसका यूज करेंगे, ब्रैकेट का यूज करेंगे। और ऐसे नेमिंग के नंबर्स अगर आते हैं तो इनके लिए ट्रिस, बिस, ये सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। यानी कि अगर पॉलीडेंटेट लिगेंड्स हो, ध्यान रखिएगा, अगर पॉलीडेंटेट लिगेंड्स हों तो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स के प्रीफिक्सेस जो होते हैं वो जनरली बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, ऐसे इस नेम से आते हैं। बिस हो गया, ट्रिस हो गया, टेट्राकिस, इस नाम से हम जनरली यूज करते हैं, ठीक है। सेंट्रल मेटल आयन का नेमिंग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल मेटल आयन का नेमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर के अंतर्गत अगर आप सेंट्रल मेटल आयन या एटम का नेमिंग सही तरीके से करेंगे तो जाकर के ही आपको आपका जो कॉम्प्लेक्स है उसकी नेमिंग सही मानी जाती है। तो सेंट्रल मेटल एटम या आयन की नेमिंग अगर हम देखें तो इसके 2 केसेस हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला केस है वो है आपका कि जब भी कभी निगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्फीयर कैसा हो, निगेटिवली चार्ज हो, तो ऐसे समय में कॉम्प्लेक्स की नेमिंग जो है वो 8 पे एंड होगी, ध्यान रखिएगा। फॉर नेगेटिवली चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स स्फीयर एंड्स एट 8 ATE, ठीक है। इस पे आपका नेमिंग क्या करेगा, एंड करेगा। और यहीं पे अगर फॉर पॉजिटिव या न्यूट्रल हो, ठीक है, तो नो चेंज, ठीक है। नो चेंज इसका मतलब समझिए, जैसे कि अभी हमने आपको CONH3 Cl3 लिखा था और इसी के साथ साथ K4 FeCN6 लिखा था। दोनों के नेमिंग में कुछ फ़र्क था। अगर इस हम कोऑर्डिनेट स्फीयर की बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल जिस स्फीयर में कॉम्प्लेक्स में इस पे 4 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे न्यूट्रल है, यानी कि इस पे कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल हो या पॉजिटिव हो तो नाम में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करेंगे। तो इसकी नेमिंग करते समय हम लोग लिखते हैं ट्राई एमीन ट्राई क्लोरो, ट्राई एमीन ट्राई क्लोरो, सीधे सीधे हम नाम लिखेंगे कोबाल्ट, यहाँ पे कोबाल्ट लिखा जाएगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इसे हम कोबाल्टेट लिखते। क्या लिखते, कोबाल्टेट। तो नेगेटिव में हमेशा लास्ट में एंडिंग करने पे 8 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव ना होकर के न्यूट्रल है तो इसलिए हम इसको कोबाल्ट लिखेंगे, उसके बाद फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। यहीं पे जब इसकी नेमिंग करेंगे तो पहले कैटायन की नेमिंग, यानी कि पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, फिर हेक्सासाइनो। अब यहाँ पर आयरन को हम फेरेट लिखेंगे, तो देखिए 8 आया है क्योंकि यहाँ पे
जो सेंट्रल मेटल एटम कंसिस्टिंग कॉम्प्लेक्स स्फीयर है उस पर नेगेटिव चार्ज है, फेरेट, और यहाँ पे फिर लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड। तो ये लिखने का तरीका होता है, नेगेटिव है तो एंड्स एट 8 ATE 8, लेकिन अगर वहीं पॉजिटिव या न्यूट्रल है तो नो चेंज, यानी कि इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं करना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली लास्ट में लिखा जाता है, सेंट्रल मेटल एटम का लास्ट में रोमन न्यूमेरिकल्स में लिखा जाता है, ये भी चीज़ आपको पता चल गई है। और अगर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट की बात की जाए, जैसे कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो डिपेंड करते हैं पॉइंट ऑफ अटैचमेंट पे, तो उनके नेमिंग करते समय उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को भी दिखाना पड़ता है, जैसे कि NO2 लिखा है कहीं पे, तो यहाँ पे जो लिगेंड है ये N से जुड़ता है, और नेमिंग जब करेंगे तो नाइट्राइटो N लिखा जाता है, ठीक है। इसकी नेमिंग में नाइट्राइटो N लिखा जाएगा क्योंकि N से जुड़ेगा, लेकिन यहीं पे अगर हम इसको ONO के फॉर्म में लिखें तो ये O से जुड़ेगा, तो इसे लिखते हैं नाइट्राइटो O के नाम से। ऐसे ही थायोसाइनेट SCN, तो इसे लिखते हैं थायोसाइनेटो S लिखा जाता है, लेकिन अगर यहीं पे NCS हो तो ये N से जुड़ेगा, यानी कि N जो है ये डोनर एटम का काम करेगा, तो इसे कहते हैं थायोसाइनेटो N लिखा जाता है, ठीक है। तो इन नेमिंग का भी ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि जो लिगेंड्स जनरली पॉइंट ऑफ अटैचमेंट पे डिपेंड करते हैं, तो उनकी नेमिंग के दौरान वहाँ पर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को भी दिखाना जरूरी होता है। नेम ऑफ द लिगेंड लिखते समय पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को भी दिखाना जरूरी होता है, ठीक है। चलिए, या फिर इसका जो दूसरा नेमिंग है, जैसे कि नाइट्रो इसको लिखते हैं, इसको जनरली नाइट्राइटो लिख सकते हैं, ठीक है। इसे हम थायोसाइनेटो भी लिख सकते हैं और इसे हम आइसोथायोसाइनेटो भी लिख सकते हैं। इस तरीके की भी नेमिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये लिगेंड की नेमिंग हमने आपको बता दी है पहले ही, इससे पहले के लेक्चर में हमने आपको लिगेंड की पूरी नेमिंग जितनी भी थी हमने आपको बता दी है, ठीक है। तो ये सभी था रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, उनकी नेमिंग हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे कि लिखा है CONH3 6 एक स्फीयर में है, और साथ ही साथ दूसरे स्फीयर में, चलिए यहाँ पे क्रोमियम दिया गया है, और दूसरे स्फीयर में COCN6 लिखा गया है, ठीक है। एक में CrNH3 6 है और दूसरे में COCN6 है। इसकी नेमिंग अगर आप करेंगे तो करने का कुछ अलग तरीका है, यानी कि सारे नेमिंग वैसे ही होगा, हर एक स्फीयर का अपना अलग अलग क्या करना होता है, नेमिंग करना होता है। तो सबसे पहले हम इसका करेंगे, इसका होगा हेक्सामाइन क्रोमियम, इसका होगा हेक्सा क्योंकि 6 है, एमीन या एमाइन, फिर यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे क्रोमियम। क्रोमियम के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना है, 3rd है, तो यहाँ पे रोमन में हम 3rd लिखेंगे। फिर अगले कोऑर्डिनेशन पे चलेंगे और अगला जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है उसमें हेक्सासाइनो है, तो हेक्सासाइनो कोबाल्ट, यहाँ पे हेक्सासाइनो कोबाल्ट, फिर इसको हम 3rd के नाम से लिखेंगे, बट ध्यान रखना है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसलिए इसको कोबाल्टेट लिखेंगे और साथ ही साथ 3rd लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है, कोबाल्टेट 3rd, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं, प्लेटिनम NH3, ये आपका पॉजिटिव में +1 और ये आपका कैसा है, -1 में, ठीक है। तो इसी वजह से जो नेमिंग है, जो प्लस स्फीयर है इसमें नेमिंग हमने मेटल आयन की चेंज नहीं की है, और यहाँ पे मेटल एटम का 8 लग गया है क्योंकि नेगेटिव था। अभी मैंने बताया था कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन की नेमिंग 2 तरीके से हो सकती है, अगर पॉजिटिव या न्यूट्रल हो तो ऐसे समय में कोई चेंज नहीं करते, लेकिन अगर वहीं पे नेगेटिव हो तो 8 लगा देते हैं, ठीक है। अगला है प्लेटिनम, तो PtNH3 4 और PtCl4, PtNH3 4 साथ ही साथ है PtCl4, यहाँ पे है ये आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव। नेमिंग करते समय आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव है तो उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करेंगे। टेट्राएमीन, टेट्रा
एमीन प्लैटिनम, टेट्रा एमीन प्लैटिनम सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे टेट्रा क्लोरो, यहाँ पे प्लैटिनेट हो जाएगा, ठीक है, टेट्रा क्लोरो प्लैटिनेट सेकेंड, ये इसकी क्या हो जाएगी, नेमिंग होगी, टेट्रा एमाइन प्लैटिनम सेकेंड या टेट्रा क्लोरो प्लैटिनेट सेकेंड, यहाँ पे नेमिंग होगा, ठीक है। तो ये तो बात होगी नॉमेनक्लेचर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। ये जितने भी हमने आपको बताया रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, ये आपने पूरी तरीके से यहाँ पे समझ लिया है। तो सबसे पहले रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर में एक कॉमन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले आपको कैटायन का करना होगा और फिर एनायन का करना होगा, ठीक है, याद रखिएगा। इस ऑर्डर में हमेशा नेमिंग करनी होती है, सबसे पहले कैटायन की नेमिंग फिर एनायन की नेमिंग। कुछ लोग क्या करते हैं, एनायन का पहले यहाँ पे कर दिया, कैटायन का बाद में करते हैं, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। नेमिंग का रूल ये कहता है कि सबसे पहले कैटायन और फिर एनायन की नेमिंग आपको करनी होगी, ठीक है। अगला है आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कौन कौन से आइसोमेरिज्म पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म की बात करें तो मेनली दो तरीके के आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देखने को मिलते हैं। इनमें से एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में दो तरीके के आइसोमेरिज्म देखने को मिलते हैं और वो कौन कौन से हैं। एक है आपका स्ट्रक्चरल, एक है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है ये भी आपको समझना जरूरी है, यानी कि ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें स्ट्रक्चर क्या हो या एक तरीके से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, बट उनके ओरिएंटेशन या स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म के अंतर्गत रखते हैं। और ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं इन्हें हम आइसोमर्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके का आइसोमेरिज्म हम आपको बताने जा रहे हैं, एक है स्ट्रक्चरल और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। चलिए देखते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत क्लासिफाई किया गया है इनको, और ये क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं। सबसे पहला वो है आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नंबर 2 यहाँ पे है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। नंबर 3, हाइड्रेट के बाद नंबर 3 है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म या कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म, और कोऑर्डिनेशन के बाद लिंकेज आइसोमेरिज्म। नंबर 4 वो है आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दो तरीके के हैं, कौन कौन सा, पहला है आपका आयोनाइजेशन, दूसरा है हाइड्रेट, तीसरा है यहाँ पर कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, और चौथा है जिसे हम क्या कहते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। और ये सभी के सभी क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत आते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म उन्हें कहते हैं जिनमें स्ट्रक्चर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का डिफरेंट होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत रखते हैं। यहीं पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म में अगर हम देखें
तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल और दूसरा है वो है आपका ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल और दूसरा क्या है यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल में 4 हैं और आपके स्टीरियो में 2 हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। चलिए देखते हैं व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और उसके बाद हम लोग चलेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एक ऐसा आइसोमेरिज्म है जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में क्या होता है, डिफरेंस पाया जाता है। यानी कि दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म arises due to difference in structures of coordination compounds। ध्यान रखिएगा, arises due to difference in structures of coordination compound, difference in structures of coordination compounds। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर में डिफरेंस के कारण जो आइसोमेरिज्म बनता है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्लियर? जिनमें से सबसे पहला हमको पढ़ना है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो चलिए सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत पढ़ेंगे। वो है आपका नंबर 1 आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसे हिंदी में कहते हैं आयनिक समावयवता। हिंदी में इसे समावयवता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but give different ions in solutions are called ionization isomerism। ध्यान रखिएगा, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेम क्या है इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या है, सेम है, लेकिन डिफरेंट आयंस इन सोल्यूशन, बट डिफरेंट आयंस इन सोल्यूशन। जब भी कभी इनका सोल्यूशन बनाते हैं तो सोल्यूशन में डिफरेंट आयंस देते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। इट एग्जिस्ट ड्यू टू एन एक्सचेंज ऑफ ग्रुप्स बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड आयनिक स्फीयर। और ये क्यों होता है, ठीक है, एग्जिस्ट ड्यू टू exchange of groups between coordination and ionic sphere। coordination and ionic sphere, तो कोऑर्डिनेशन और आयनिक स्फीयर के बीच एक्सचेंज ऑफ ग्रुप्स के कारण आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म पाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, CONH3 5 BrSO4। यहाँ पे देख रहे हैं आप, सल्फेट बाहर है और ब्रोमीन अंदर की तरफ है, और यहीं पे इसका आइसोमेरिक फॉर्म अगर देखा जाए तो CONH3 5SO4 और ये आपका Br, CONH3 5SO4 Br। इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का क्या है, सेम है, बस यहाँ पर डिफरेंट आयंस होते हैं। कहाँ पे, सॉल्यूशंस में। अगर हम इनके आयंस की बात करें तो यहाँ से हमें मिलेगा Br प्लस और SO4
2 माइनस, ठीक है, SO4 2 माइनस हमें मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस होगा। साथ ही साथ अगर हम इस फेयर की बात करें, इसमें हमने आपको बताया कि यहाँ पे हमें क्या मिलेगा CuNH3 Br 2 प्लस और SO4 2 माइनस, और यहाँ पे आपको मिलेगा CuNH3 SO4 प्लस और साथ ही साथ क्या मिलेगा Br माइनस हमको मिलेगा इसको आयनाइज करने पर। तो यहाँ पे डिफरेंट आयंस सोल्यूशन में मिल रहे हैं, और लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। और ये कैसे बना, बाय एक्सचेंज ऑफ ग्रुप्स बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये आपका पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और ये आपका आयनिक स्फीयर है। तो आयनिक स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच एक्सचेंज ऑफ ग्रुप से क्या बनता है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बनता है। क्लियर। अगला है सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अगला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत है वो है आपका सॉल्वेट या फिर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेट और हाइड्रेट, सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ठीक है। चलिए, सॉल्वेट या फिर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो ऐसे समय में आपको ये ध्यान रखना है, हाइड्रेट का मतलब यहाँ पे है कि कितने वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल के फॉर्म में हैं, यानी कि हाइड्रेट आइसोमर्स आर आइसोमर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स दैट डिफर इन द प्लेसमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द कॉम्प्लेक्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इसके बेसिस पर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म आपको यहाँ पे बताया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर सपोज दैट CrH2O6 Cl3 ये हो गया। यहीं पे इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं CrH2O 5 Cl2, ठीक है। क्या किया, CrH2O 5 Cl2 इंटू H2O, या फिर CrH2O 4 Cl2 Cl 2H2O, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक तरीके से हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ठीक है। और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के अंतर्गत ये आपके आपस में हाइड्रेट आइसोमर्स हैं, और हाइड्रेट आइसोमर्स जनरली क्या होते हैं, डिफर होते हैं इन द प्लेसमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द कॉम्प्लेक्स, डिफर इन द प्लेसमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। CrH2O6 Cl3 यानी कि सबसे पहला जो आइसोमर है ये वायलेट कलर का होता है, वायलेट है, और साथ ही साथ एनहाइड्रस है, यानी कि वाटर का कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ पे फ्री नहीं है, सबके सब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ही है। लेकिन दूसरे में एक वाटर मॉलिक्यूल है जो कि मोनोहाइड्रेट के फॉर्म में है, और इसका कलर कैसा होता है, लाइट ग्रीन। ये मोनोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स है, मोनोहाइड्रेट है, और यहीं पे ये आपका कैसा है, डाईहाइड्रेट है, क्योंकि यहाँ पे दो वाटर मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं आपको जो कि स्फीयर के बाहर हैं, और इसी वजह से इनका जो कलर है वो थोड़ा डार्क ग्रीन कलर का है। तो ये कॉम्प्लेक्स आपका अलग है, आइसोमेरिज्म, इसे कैसा आइसोमेरिज्म कहेंगे, सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल के प्लेसमेंट के बेसिस पर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को बताया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ध्यान ये रखना है कि जब भी कभी आप आइसोमेरिज्म दिखाएं तो ऐसे समय में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है सेंट्रल मेटल एटम का उसको फिक्स रहने देना है, उसमें किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं करनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नंबर 3 वो है आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म
व्हेन बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर कॉम्प्लेक्स आयंस, जब भी कभी दोनों नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन दोनों के दोनों कैसे हो, कॉम्प्लेक्स आयंस हो, तो ऐसे समय में ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन द एनायन एंड कैटायन, जो आइसोमेरिज्म बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाय द इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन एनायन एंड कैटायन, दिस अराइज ओनली इफ कैटायनिक एंड एनायनिक मेटल्स हैव सेम कोऑर्डिनेशन नंबर एंड चार्ज। ध्यान सुनिएगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में जनरली एनायन और कैटायन कॉम्प्लेक्स आयन के बीच लिगेंड्स का जो इंटरचेंज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, यानी कि इसमें ध्यान ये रखना है कि बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर कॉम्प्लेक्स, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर कॉम्प्लेक्स आयंस। ठीक है, याद रखिएगा कि दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स आयंस होने चाहिए। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स स्फीयर इनमें होना चाहिए। साथ ही साथ ये ध्यान रखना है, इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन देम, इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन देम, इनमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में लिगेंड्स का इंटरचेंज होता है। और साथ ही साथ एनायनिक और कैटायनिक मेटल्स का सेम कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। कैटायनिक एंड एनायनिक मेटल्स, इनमें क्या होना चाहिए, सेम कोऑर्डिनेशन नंबर एंड सेम चार्ज होना चाहिए। ठीक है, सेम कोऑर्डिनेशन नंबर एंड सेम चार्ज। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर सपोज दैट हमारे पास क्या है, कोबाल्ट NH3 6 और क्रोमियम CN6 है, क्रोमियम CN6 है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अब हम क्रोमियम पे NH3 भेजेंगे, तो ये तो पहला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया। और इसका अगर हम आइसोमर देखें तो इसका आइसोमर हमें मिलेगा क्रोमियम NH3 और साथ ही साथ कोबाल्ट CN6। तो हमने क्या किया, हमने लिगेंड्स का इंटरचेंज कर दिया। ठीक, और आप अगर यहाँ देखेंगे तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ध्यान रखना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होना चाहिए, चार्ज सेम होना चाहिए और दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स आयंस होने चाहिए। कॉम्प्लेक्स आयन, तो ये भी आपका एक पॉजिटिव है और ये कैसा, नेगेटिव है, तो दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स आयन है। तो इसमें लिगेंड का एक्सचेंज हुआ है और लिगेंड के एक्सचेंज होने से जब भी कभी आइसोमेरिज्म मिलेगा तो इसे हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। क्लियर। अगला है आपका लिंकेज आर स्ट्रक्चरल सॉल्ट आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म या फिर स्ट्रक्चरल सॉल्ट आइसोमेरिज्म। नंबर 4, लिंकेज और स्ट्रक्चरल सॉल्ट आइसोमेरिज्म। ठीक है, लिंकेज और स्ट्रक्चरल सॉल्ट आइसोमेरिज्म। जनरली दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म arises when the ligands में attach to the central metal ion of a complex in different ways। यानी कि जब भी कभी ligands central metal ion से डिफरेंट वेज से जुड़ता है, यानी कि अलग अलग तरीके से जुड़ता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, लिंकेज या स्ट्रक्चरल सॉल्ट आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। और जनरली एम्बिडेंडेट लिगेंड्स जो होते हैं जिनमें डोनर एटम एक से ज़्यादा होते हैं, इनमें ज़्यादातर लिंकेज आइसोमेरिज्म पाया जाता है। ठीक है, एराइजेस, ध्यान रखिएगा, दिस टाइप ऑफ
आइसोमेरिज्म arises due to the attaching of ambidentate ligand, यानी कि arises when the ligands are attached to central metal atom or ion in different ways। ध्यान रखिएगा, अलग अलग तरीके से या अलग अलग कोऑर्डिनेशन साइट द्वारा जब एक ही लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ता है तो उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर लिंकेज या स्ट्रक्चरल सॉल्ट आइसोमेरिज्म कहते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना है ये लिगेंड कौन सा होगा, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं जिनमें मोर देन वन डोनर साइट्स या डोनर एटम्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे कि एग्जाम्पल है आपका CONH3 5NO2 ये आपका स्फीयर के अंदर है और बाहर कितना लिखा है Cl2। और यहीं पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CONH3 5ONO और बाहर कितना है वो है आपका Cl2। ठीक है, ये दो हैं आपके, और ये दोनों के दोनों यहाँ पर लिंकेज या स्ट्रक्चरल सॉल्ट आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। जब नेमिंग हम करेंगे तो नेमिंग करते समय ये ध्यान रखना है सबसे पहले कैटायन कौन है, एनायन कौन है। तो ये आपका जो स्फीयर है कैटायन है और यहाँ पे भी स्फीयर कैसा है, कैटायन है। बस नेमिंग में जब लिगेंड्स की नेमिंग करेंगे तो साइट डिफरेंट होगा, यानी कि डोनर एटम इनमें डिफरेंट है। जैसे कि इसकी नेमिंग करते समय इसे लिखेंगे पेंटा एमीन, इसे लिखेंगे नाइट्राइटो एन, साथ ही साथ पॉजिटिव है तो इसलिए नाम होगा कोबाल्ट। और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना होगा, थर्ड क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। और ये किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है कैसा होता है, रेड कलर का होता है। यहीं पे इसकी नेमिंग अगर हम करें तो इसकी नेमिंग करते समय नेम पेंटा एमाइन नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, इसका नेमिंग क्या होगा, इस तरीके से होगा। तो नाइट्राइटो एन है यहाँ पे और यहाँ पे नाइट्राइटो ओ है। और आप देख रहे हैं तो लिगेंड का जो लिंकेज साइट है वो क्या है, डिफरेंट है, बट लिगेंड का जो फॉर्मूला है वो सेम है। दोनों में 2 ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन है। तो ऐसे में एम्बीडेंटेट लिगेंड का हम यहाँ पे नाम देंगे। और ये जो आपका पोर्शन है ये एम्बीडेंटेट है, अगर N से है तो नाइट्राइटो N, और अगर O यहाँ पे डोनर साइट का भी है मतलब टेंडेंसी रखता है तो इसे नाइट्राइटो O के नाम से जानेंगे। और ये जनरली येलो ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, येलो ब्राउन कलर का होता है। क्लियर। तो ये आपका लिंकेज या स्ट्रक्चरल सॉल्ट आइसोमेरिज्म था। और इसी के साथ साथ आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के जो 4 क्लासिफिकेशंस थे वो समाप्त होते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आप दिए गए जो भी पॉइंट्स हमने आपको इस लेक्चर में बताए हैं इनको कवर करिए। आगे के जो पॉइंट्स हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म से रिलेटेड और बाकी जितनी थ्योरीज हैं इनके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच।